हेलो स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में भी दो पार्ट रहेंगे, इसका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा जो हमारा यहाँ टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा जो है वो क्या होता है बेसिकली। इसमें बहुत ज्यादा बेसिक तक तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज 11th-12th क्लासेस में जो है वो आप इसको पढ़ चुके हैं। तो एक वेक्टर क्या है, वेक्टर एडिशन क्या है, तो वो जो बेसिक चीजें हैं उन तक मैं नहीं जाऊंगा। कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं जस्ट टू रिवाइज। एक वेक्टर क्या है। अब फिजिक्स में हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमें मेजर भी करना होता है या उन्हें किसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको जब रिप्रेजेंट करना होता है, जब मेजर करना होता है, तो हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बताते टाइम हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि इस डायरेक्शन में इतना नंबर है, बिकॉज नेचर ऐसे ही वर्क करती है। जैसे कि अब मैं बात करूं आपके सामने कि मान लीजिए एक 5 रुपए का सिक्का है। तो 5 रुपए का सिक्का अगर मैंने यहां हाथ पे रख दिया, तो आप क्या जानते हैं कि भाई ये जो 5 का सिक्का है, आप अपनी तरफ से देखें, मैं अपनी तरफ से देखूं, या कोई यहां पर चलता हुआ इंसान है, वो चलता हुआ इंसान इसको देखे, तो इसकी वैल्यू उसके लिए 5 रुपए ही रहेगी। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि एक वेक्टर है जो मेरी तरफ से आपकी तरफ, मतलब एक पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। अब मैं कहूंगा जी मुझसे ही पार्टिकल दूर जा रहा है, आप कहोगे मेरे पास आ रहा है, और जो यहां पर चलता हुआ पर्सन है उसको इसकी वेलोसिटी कुछ और लग रही होगी रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से। तो यहां इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रही है। तो एक स्केलर बेसिकली क्या है, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करना है और आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए उसके लिए, तो वो एक स्केलर है। और अगर आपको उसके साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है तो वहां पर वो एक वेक्टर है। तो वेक्टर हमें पता चला। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब मेरे से यहां इतनी दूरी पर ये कैमरा है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो स्टूडियो सेटअप है वो कहीं पर चेंज हो, लेकिन आप लोगों को पता ना चले कि चेंज हुआ है, तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई मेरे से इतनी ही दूरी पर आपके पास यहां पर कैमरा लगा हो, ताकि आपको पता ना चले कोई भी वेरिएशन। तो मैं क्या मेजर करूंगा, मैं मेजर करूंगा कि अच्छा ये मेरे रूम का या ये मेरे टेबल का एक कॉर्नर है, टेबल के इस कॉर्नर से इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस और फिर इतना डिस्टेंस। तो ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके मैं वो पोजीशन निकालूंगा जहां पर एग्जैक्टली ये कैमरा प्लेस्ड। तो इसी तरीके से हम जो 3D वॉल्यूम है इसको हम कवर करने के लिए हम सीधी सी ये बात कर सकते हैं। अगर हम कहें कि देखिए एक ये हो गया आपके पास लाइक दिस, एक हो गया आपके पास लाइक दिस, और एक हो गया लाइक दिस। तो ये एक 3 डायमेंशन हमने स्पेस इसमें कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसमें मान लीजिए भी ये इसको हमने x लिख दिया, इसको हमने y लिख दिया, इसको हमने z लिख दिया। तो मान लेते हैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे यहां पर किसी पॉइंट पे जाना था। इस पॉइंट पर जाने के लिए मान लीजिए मैं ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप में x में चला हूं। उसके बाद फिर मान लीजिए मैं यहां पर 1 स्टेप, अगर y में ऐसे रिप्रेजेंट करूं, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मान लीजिए मैं 3 स्टेप y में चला हूं। ठीक है, इस हिसाब से ये लगभग 3 स्टेप। और उसके बाद मान लीजिए भी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो ये 4 स्टेप हम मान लेते हैं कि मैं z में चला लाइक दिस। तो ऑब्वियसली मैं इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि भी ओरिजिन से इस पॉइंट को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके लिए मैं x में कितने कदम चला, तो मैं 1 2 3 4 4 कदम x में चला। तो ये जो वेक्टर a है
इसका हमने नाम कर दिया ये वेक्टर ए, इसे थोड़ा सा मोटा ताजा कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि 4 कदम में एक्स में चला, तो एक्स में जो एक कदम है, एक स्टेप है, यूनिट स्टेप, उसको मैं बोल देता हूं आई कैप। तो 4 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 3 कदम में वाई में चला, 3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस अगेन 4 टाइम्स ऑफ के कैप। तो आई कैप क्या है, एक कदम की लेंथ जो आप एक्स में चले हो, जे कैप और के कैप भी वैसे ही, मीनिंग वाई और जेड के लिए। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को आप एक्सप्लेन करते हो। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो इस तरीके से। तो ये आपके पास बेसिक रहता है। तो ये है गाइस, जैसे वेक्टर, एक वेक्टर क्या होता है। तो इस तरीके से हम जनरली किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भी कोई वेक्टर है ए, उसको अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखूं कुछ, तो उसमें क्या है, कुछ ए एक्स क्वांटिटी है आई कैप, मतलब कुछ नंबर यहां पर होगा जो एक्स के लिए होगा, कुछ ए वाई होगा जे कैप, और कुछ ए जेड होगा के कैप, लाइक दिस। तो ए एक्स ए वाई ए जेड आई कैप जे कैप के कैप, लाइक दिस। तो ये एक जनरल हमने वेक्टर एक्सप्लेन किया कि एक वेक्टर किस तरीके से होना चाहिए। अब बेसिक सी चीज है, मान लीजिए ऐसा ही एक वेक्टर है बी, जिसको आप देखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो बी क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इस तरीके से एक दूसरा वेक्टर होगा, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर बना देता हूं। कभी मैं भूल जाऊं तो भी अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बाय चांस मैं ये दो वेक्टर ऐड करूं तो क्या होगा। तो भैया ओवरऑल क्या है, भी पहला वेक्टर कहता है, अभी मान लो एक्स में आपने 4 कदम रखे हैं। दूसरा वेक्टर कहता है कि भाई, पहला कहता है कि एक्स में आपने 4 कदम रखे, दूसरे वाई में आपने 3 कदम रखे, जेड में आपने 4 कदम रखे, एक जगह पे पहुंच गए। दूसरा वेक्टर कहता है कि एक्स डायरेक्शन में मान लो आपने 2 कदम रखे, वाई में 3 कदम रखे, जेड में फिर से 2 कदम रखे। तो क्या होगा, तो जी एक्स के कदम अपने अलग ऐड हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि ओके ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये आपके पास वेक्टर बन जाता है। नाउ अलोंग विद दैट आपको याद होगा, मतलब सिर्फ ये रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो आपके पास वेक्टर एडिशन होता है, तो वेक्टर को ऐड करने का आपके पास क्या होता है, एक होता है ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है कि मान लो ये है आपके पास वेक्टर ए और ये है आपके पास वेक्टर बी। ठीक है, तो आपको एक का हेड और दूसरे की टेल को बांध देना है, एंड देन जो ये आपके पास होगा, ये आपके पास रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके। दैट्स इट। नाउ पैरेललोग्राम के लॉ क्या कहता है, ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है आपका कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों की टेल को आपने बांध देना। तो टेल को जब आप इनको बांध दोगे, सो दिस इज ए, दिस इज बी, और अब क्या करना है, बी के इस पॉइंट से ए के पैरेलल, ठीक है, ये लेके जाओ एक लाइन, और ये बी से पैरेलल यहां पर एक लाइन लेके जाओ। ठीक है, तो अब जो इसका डायगोनल होगा, ये आपके पास ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइंगुलर लॉ है और ये पैरेललोग्राम लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें मैथमेटिकली करना है। तो मैथमेटिकली अगर जो दो आपके पास वेक्टर हैं, इनको आपने ऐड करना है। सो लेट्स लुक एट कि क्या होता है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, तो ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जब जरूरत पड़े इसकी तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बाय चांस ये है आपके पास वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, नाउ हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ठीक है,
तो ये अगर ये क्या है, ये बी के पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। एंड और इसकी लेंथ अगर बी है तो इसकी लेंथ भी तो बी होगी। ये तो बी का ही रूप है, ये वाली जो साइड है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। नाउ अगर मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर दूं, अब क्या है, अगर मैं ये देखूं, ये क्या होगा, ये होगा बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये वाला पोर्शन ये होगा, और यहां क्या होगा, बी साइन थीटा, ये ऊपर का पोर्शन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात ये है कि ये आपका बन जाएगा यहां पर रिजल्टेंट। ठीक है, जो कि a प्लस बी से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये है बी साइन थीटा, और ये जो बेस है ये है ए का मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड साइन कोस थीटा। तो अगर मैं इनका पाइथागोरस थ्योरम लगा के स्क्वायर करके ये रिजल्टेंट की लेंथ अगर निकालना चाहूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा एंड द स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का इस ए से एंगल मान लीजिए फाई है, तो हमें क्या करना होगा, ये फाई फाइंड आउट करना है। तो टेन इनवर्स फाई, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। सो ये आपके पास ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको कर रहा था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका एडिशन होता है, कैसे कैसे आप फॉर्मूला उस पर लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर रोटेशन के बारे में। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन वी हैव दिस अ काइंड ऑफ सिस्टम, अभी हम 2 डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं यहां पर। एक 2 डायमेंशनल सिस्टम, ये हो गया x, ये हो गया y, और एक्स वाई अगर ऐसे तो z इस बोर्ड से बाहर आते हुए है, बस अगर वो लिखा भी नहीं है तो भी आप उसको मान सकते हो। नाउ भी आपके पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर v, और ये जो वेक्टर v है आपने इसको थीटा एंगल से रोटेट करके v डैश बना दिया। ठीक है, v डैश बना दिया, तो ये v डैश क्या होगा, थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद। तो और ये हमने कैसे किया है, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है इस वेक्टर का। तो अगर हम देखें इस पे, मैं एक बार अभी तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं, तो थोड़ी देर में वो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि जी v के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मान लीजिए ये जो v है इसको मैं एक्सप्रेस करने के लिए x और y, भी कुछ x का पॉइंट होगा यहां पर, भी कुछ x का पॉइंट होगा, कुछ y का पॉइंट होगा, और इधर भी कुछ x का पॉइंट होगा, कुछ y का पॉइंट होगा। तो इसको हम लिख रहे हैं एक्स वाई, और इसको हम लिख रहे हैं x डैश और y डैश। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि वो टॉपिक हालांकि हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, बट आई होप इतना आपको पता है कि ये जो है आपके पास जो नया आपको चाहिए x डैश y डैश इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है जितना थीटा एंगल से आपने रोटेट करना है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, लाइक दिस।
और ये क्या है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है x और y। तो जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट है, ये पहले के हैं। ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं v वेक्टर को। v वेक्टर से अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, इसको मैं लिख देता हूँ r मैट्रिक्स, तो ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इधर आपके पास v डैश बन गया। अगर मैं इसको वैसे लिखूं, इसको इक्वेशन फॉर्म में हो सकता है, आपने देखा हो, तो x डैश इक्वल टू x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा, ये आपके पास होगा। और y डैश इज इक्वल टू x साइन थीटा एंड प्लस y कोस थीटा। तो पुराना जो x है उसका कोस थीटा माइनस y साइन थीटा और x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, ये आपके पास रिलेशन होता है, जिसको आप मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हो। और मैट्रिक्स में थोड़ा याद करना इजी होता है। एंड ये आपकी इक्वेशंस फॉर्म में है। ये क्या करती है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी करती है, ये आपको जो आपका वेक्टर है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो आप क्या कह सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और रोटेट्स द सिस्टम क्लॉकवाइज। तो या तो मैं कहूं कि देखो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपके पास ये तरीका है जो कि जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये आपका रोटेट किया है बाय एन एंगल थीटा और v डैश नया वेक्टर बना है। दूसरा अगर मैं केस देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस सिस्टम को रोटेट कर देता हूं वही एंगल थीटा से, और अब इस वेक्टर को देखता हूं। ठीक है, तो मैं अब ये x और ये y, ये नए x और y बन गए हैं, जिसको हम बल्कि नए नाम से बुला लेते हैं, ये x डैश और y डैश बन गए हैं, जिसके अंदर इस ये जो पॉइंट्स होंगे। तो या तो मैंने क्या किया, जो पुराना हमारे पास सिस्टम था उससे थीटा सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक, या वेक्टर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। दोनों तरीके से अगर आप x और y के नजर से देखोगे तो वो वही वेक्टर नजर आएगा। तो दोनों काम का सेम मीनिंग है। एंड ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। दूसरी चीज इसमें अगर हम ऐड करें कि यही जो मैट्रिक्स जो मैंने बनाई है उसको ऑटोमेटिकली कभी भी आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में याद करना आई थिंक थोड़ा सा इजी होता है, मुझे उसी में अच्छे से याद रहता है। तो x डैश y डैश, अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स वाले सेक्शन को अटेंड करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई ये ट्रांसपोज से क्या हो रहा है, ये कौन सी तरह की मैट्रिक्स होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज कोस थीटा एंड दिस इज x, दिस इज y। तो अब ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, अब अगेन ये एक v वेक्टर है, ये v डैश है, ये अब v डैश बन चुका है और ये आपके पास r है। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या करती है, ये आपकी करती है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द वेक्टर, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द वेक्टर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनमें से एक, दोनों नहीं। अब अगर मैं इसी चीज को एक्सटेंड करूं, भी मान लो मैं इसको 3 डायमेंशन में, तो ये अभी तक मैं लिखता हूं, ठीक है, ये हम लिख रहे थे 2D, ठीक है, तो 2D में लिखते आ रहे थे और 3D में अब हम लिखते हैं। मैंने आपको कहा देखो, अगर इसमें मेंशन नहीं भी हो तो भी आप कंसीडर कर लो कि ये आपके पास जो है इसके अंदर एक z एक्सिस भी है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ, एक छोटी सी z एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब जब आपका रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में, या आप कहो z आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, z के रिस्पेक्ट में आप एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहे हो,
तो आपके पास इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो z एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x डैश y डैश z डैश इक्वल टू, भी देखो बाकी मैट्रिक्स वैसी की वैसे रहेगी। पहले मैं इसको लिख देता हूं x y z। अब z में कोई फर्क नहीं है, तो 1 0 0 0 0, और बाकी मैट्रिक्स वैसे की वैसे, ये वाली हम लिख देते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड दिस। तो इसमें क्या है, पहली दो इक्वेशन, तो इसको भी मैं यहां पर अलग कर देता हूं बिकॉज, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इससे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अब 3D ले लिया। अब z पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिसमें z डैश इक्वल टू z आएगा, कोई चेंज नहीं। तो कोई वेक्टर अगर ऐसे, अगर वो z एक्सिस के अबाउट आप उसको रोटेट कर रहे हो, तो ये आपके पास कंडीशन बनती है, ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ सिमिलरली आपके पास क्या होगा कि अगर आप, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि रोटेशन अबाउट z एक्सिस, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द वेक्टर अबाउट z एक्सिस, ठीक है, तो z एक्सिस के अबाउट ये हमने बता दिया। नाउ अगर मैं कहूं कि अबाउट y एक्सिस क्या होगा, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं 2D की, तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो अगर आपके पास जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, और एक आपके पास ये एक्सिस है, ठीक, एंड दिस इज योर, अब आपको y एक्सिस के अबाउट करना है, ठीक है, तो ये आपके पास होगा x, ये होगा y, ये होगा z। तो अब इसमें अगर आप y एक्सिस के अबाउट रोटेशन देख रहे हो, सबसे पहले अगर 2 डायमेंशन रोटेशन देखोगे तो ये x और z होगा, ठीक है, तो दिस इज योर x एंड z, और ये नए आपके कुछ बनेंगे x डैश z डैश। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो y के केस में जो आपकी रोटेशन मैट्रिक्स होती है वो अपोजिट होती है, मतलब ये कोस, अब मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं यहां पर, और ये माइनस साइन और साइन, और ये कोस। पहले अगर हमने x के केस में देखा था, तो ये जो मैट्रिक्स थी ये क्या बता रही थी कि, सॉरी, ये आपकी बता रही थी, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, जो कोस साइन माइनस साइन कोस, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ये आपको क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ वेक्टर दे रही थी। लेकिन अब ये ही मैट्रिक्स ये आपको क्या देती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द वेक्टर, क्लॉकवाइज फॉर सिस्टम, ठीक है, तो y में ये अपोजिट होता है। अब वो अपोजिट क्यों होता है कि देखो, जैसे जब आप z में x टू y कर रहे हो, ठीक है, तो x क्रॉस y करोगे तो क्या बनेगा, आपको z मिल जाएगा, x से y करोगे z आ जाएगा। तो ये बात तो है ठीक, लेकिन जब आप यहां पर कर रहे हो x टू z, यहां आपका लिखने का तरीका क्या है, x ऊपर है z नीचे, इसका मतलब x से आप z जा रहे हो, जब आप x से z जाओगे तो ये तो अपोजिट आ रहा है, तो उस तरफ नहीं जाना, आपने z से x आना है, तो तब इसलिए ये मैट्रिक्स उल्टी होती है, मतलब दूसरी वाली मैट्रिक्स होती है, उससे डिफरेंट होती है। और सिमिलरली आपको जब इससे सिस्टम उल्टा करना हो तो इसका ट्रांसपोज ले लोगे। तो अभी ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अगर आपको थीटा से, ठीक है, ऐसे रोटेट करना हो तो वेक्टर को, तो ये तो आपको ऐसे केस में ये बता रहा है। नाउ और अगर इससे अपोजिट करना हो तो इसी आर मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज लेना है, बाकी सब सेम रहेगा जैसे हमने पहले किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब 3D के बारे में, तो ये आपके पास क्या है, 3D में आपको पता है, देखो y एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, y सेम रहेगा,
ठीक है, तो अगर आप एक्स जेड प्लेन रोटेट कर रहे हो, वाई के अंदर कुछ भी है वो सेम रहेगा। सो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या होगा? सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब वाई आपका सेम रहेगा तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी? बी लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हर जगह, ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे आप हम करते हैं रो कॉलम मेथड, उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम। तो अगर मैं ये सेकंड जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई डैश इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये मेन है इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए। और बाकी जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी। आपके पास भी यहाँ पर कोस है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है। बस बाकी थीटा एंगल से रोटेट करना तो थीटा लगा दीजिए। फॉर रोटेशन अबाउट z एक्सिस, तो ये क्या है? सेम केस लाइक x एक्सिस। तो जैसे x एक्सिस टाइप केस है वही आपके पास आएगा। अब इसमें जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अब आपको x के अबाउट रोटेट करना है, तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो जब आप y से z जाओगे तो x आ जाएगा क्रॉस करके। तो अब ये अगर इसको मैं लिखूंगा तो सीधा हम 3D में ही लिख रहे हैं, जो चीज सेम है उसको छोड़ के बाकी सब तो सेम ही आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि x चेंज नहीं होगा, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, x प्लेन के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो वाई जेड प्लेन को, तो जो वाई जेड में वेक्टर है वही रोटेट होगा ना। x में जो भी कंपोनेंट है वो उतना का उतना रहेगा। आप चेंज, तो x का इसको इसका जो x कंपोनेंट है वो उतना का उतना रहेगा, इसका जो वाई जेड पे कंपोनेंट है वो रोटेट हो रहा है बस। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं x वाई जेड, अगर मैं इसके पहले कोऑर्डिनेट डाल दूं कि मान लो ये है 1 1 1, मैंने कोऑर्डिनेट डाल दिया, और मैं अब इसको मान लो 30 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ वाई जेड प्लेन पे, तो क्या होगा? फिर आपके पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 एक्स डैश और x बराबर आ जाएंगे। बाकी y डैश और y और z डैश और z में क्या रिलेशन बनेगा? वही चीज जो हम पहले को करते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये किसके लिए है? ये बिल्कुल इसी के लिए है जो ये हमारे पास है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का फायदा। सो अब मतलब सिर्फ आपने ये याद रखना है कि y के अंदर वो मैट्रिक्स अपोजिट है और x के अंदर ये मैट्रिक्स इस तरीके से, आपको x और z में मैट्रिक्स सेम रहेगी। y में उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया भी, क्योंकि हम ऊपर x लिख रहे हैं नीचे z लिख रहे हैं, और जब आप x से z जाओगे तो वो अपोजिट, ये जो y है ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये अपोजिट होगा। तो जब आप इस पे रोटेशन ले रहे हो x से z कौन सा रोटेशन होता है इसमें? वो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, पर हमें उससे अपोजिट चाहिए, अपोजिट के लिए अपोजिट वाली मैट्रिक्स। तो आई होप ये आपको ठीक है क्लियर हुआ होगा रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। एंड तीनों को हमने 2D और 3D के केस में रोटेशन ऑफ वेक्टर सीखा। उससे पहले हमने डिस्कस किया कि वेक्टर्स होते क्या है। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में और वेक्टर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर रोटेशन के बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और फोर प्रोडक्ट, यहां तक हम ये सारी चीजें समझेंगे। अलोंग विद दैट फिर हम आएंगे कि भाई वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, उसके बाद लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक इस यूनिट में पढ़े जाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये काफी बेसिक था,
बट जैसे जैसे आगे क्लासेस चलती जाएंगी और भी जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट मेन कोर टॉपिक्स हैं वो भी आपके आते जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।